मेरा नाम राखी है। मेरे पति राजेश ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा 10 साल का है और मेरी बड़ी बेटी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वही है। अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब ये काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, कैसे कमाए? मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें शहर के बाहर, जहां से वाहन और गाड़ियां आती जाती है। वहां टिन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से ये कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे। मैंने कहा टिन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सके। उनके मन में अभी भी संकोच था, वो बार बार मना कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन में और मेरे पति वहां अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए, कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग। उन्हें एक काम मिल गया जहां पैसे कम थे लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे, हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे तब मेरे पति कहते हैं, ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहां नहीं जाएगा। ये कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा। मैंने बोला, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया आज? वो बोले, मैंने कहा ना कोई भी अब वहां नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। वो और ज्यादा गुस्सा हो गए, कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूं उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहां नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की, पूछा, क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं सब जानता हूं कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहां रहा, तब वहां कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे पति है। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को कहने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहें, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो खत्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह की बातें करें। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया।
बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें ये कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बात आई थी, अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बात हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहां छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन ये सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं। लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं, मुझे इसका पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय में भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि कहाँ हैं वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने। दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए। सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो थक कर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं, सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना। मुझे माफ कर दो। हमें नहीं उन्हें बदलना होगी अपनी सोच, और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, कभी भी देर नहीं होती है, हम अब भी कर सकते हैं। मेरे पति बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ कहा और फिर एक बार कोशिश की। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी। मैंने हाँ कहा और एक बार फिर हमने अपने छोटे से ढाबे की ओर कदम बढ़ाए। यह वापसी आसान नहीं थी। ढाबे को बंद हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे और वहां की जगह पर धूल जम गई थी। आसपास के दूसरे ढाबे वाले जो हमें देखकर खुश हुए थे कि हमारा छोटा सा प्रयास बंद हो गया, अब हमें वापस देखकर हैरान थे। कुछ लोगों के चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान थी। शुरुआत में हमारे लिए ये देखना मुश्किल था। मेरे पति, जो पहले से ही शर्मिंदा और बीमार थे, उन तानाकशी भरी नजरों को सहन नहीं कर पा रहे थे। राखी, उन्होंने एक दिन धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। लोगों की बातें फिर शुरू हो जाएंगी। मैंने उन्हें देखा और एक गहरी सांस ली। राजेश जी, मैंने कहा, हमारा ढाबा उनकी बातों से बंद नहीं हुआ था, वो आपके डर से बंद हुआ था, और अब आप डरना बंद कर चुके हैं। अगर वो आज बुराई करेंगे तो कल हमारी सफलता ही उनकी जुबान बंद करेगी। हमने फिर से मेहनत शुरू कर दी। मेरे पति अब पहले की तरह शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिसाब किताब और ग्राहकों से बात करने का जिम्मा ले लिया। वो हर ग्राहक का हालचाल पूछते, उन्हें घर का माहौल देते, और उनके व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर ग्राहक बहुत प्रभावित हुए। इस बार हमारा ध्यान केवल पैसे कमाने पर नहीं था, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनत को साबित करने पर था। हमने बच्चों को भी सिखाया कि लोगों के तानों को अनसुना करके अपने काम पर ध्यान दो। मेरी बेटी पढ़ाई के बाद ढाबे पर मेरी मदद करती और बेटा स्कूल के बाद पानी पिलाने और सफाई में हाथ बटाता। लोगों को ये देखकर हैरानी हुई कि हमने हार नहीं मानी। रिश्तेदार और परिचित जिन्होंने पीठ पीछे बातें बनाई थीं, अब सामने से पूछते कि ढाबा कैसा चल रहा है। हमने उन्हें कोई लंबी सफाई नहीं दी, बस मुस्कुराकर कहा, आप सबकी दुआओं से अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे लोगों की बातें कम होने लगीं। हमारी मेहनत, घर जैसा स्वादिष्ट खाना और हमारे परिवार की एकजुटता ने सारे तानों को फीका कर दिया। पहले के 6 महीनों की सफलता इस बार 1 साल में बदल गई। हमारी कमाई फिर से पटरी पर आ गई थी। हमने पुराना कर्ज पूरी तरह चुका दिया और कुछ बचत भी शुरू कर दी। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि मेरे पति का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा, क्योंकि अब उनके मन में कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। 1 साल बाद मेरे पति ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैंने ढाबे के पास वाली जमीन का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया है। अब हम टिन का छप्पर हटाकर एक छोटी सी पक्की रसोई बनाएंगे और ढाबे का नाम भी रखेंगे। मेरी बेटी और बेटे की आंखों में चमक आ गई और मेरे पति ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, और ढाबे का नाम हम राखी के नाम पर रखेंगे, क्योंकि तुम ही इस पूरे सफर की हिम्मत हो। आज हमारा ढाबा राखी का ढाबा नाम से प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ खाने आते हैं। हमने अपनी कहानी से ये सीखा कि दुनिया आपकी कामयाबी को देखकर जलती है, लेकिन आपकी मेहनत के आगे एक दिन झुक भी जाती है। समाज के डर से अपने सपने को छोड़ना सबसे बड़ी हार होती है। हमने डर को हराया और अपनी मंजिल पा ली।
राजेश जी ने जो जमीन खरीदी थी वो छोटी थी, पर हमारे सपनों के लिए बहुत बड़ी थी। हमने तुरंत उस पर काम शुरू नहीं किया। पहले हमने एक अनुभवी कारीगर से सलाह ली ताकि वो छोटा सा ढाबा हवा, पानी और मौसम की मार से बचा रहे। बच्चों ने भी अपनी छुट्टियों में खुशी खुशी इसमें मदद की। बेटी पूजा 16 साल ने ढाबे के लिए एक छोटा सा सुंदर सा लोगो बनाया और बेटे ने, जो अब 11 साल का हो चुका था, दीवारों पर रंग करने में मदद की। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हमारा नया पक्का राखी का ढाबा बनकर तैयार था। ये सिर्फ एक ढाबा नहीं था, ये हमारी मेहनत, विश्वास और समाज को दिए गए जवाब की एक ठोस इमारत थी। इसमें एक साफ सुथरी रसोई, बैठने के लिए कुछ पक्की बेंचें और ग्राहकों के लिए पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था थी। उद्घाटन का दिन था। हमने कोई बड़ा समारोह नहीं रखा, बस गांव के पंडित जी को बुलाया और कुछ पड़ोसियों, बच्चों के शिक्षकों और हमारे सबसे पुराने और वफादार ग्राहकों को निमंत्रण दिया। हमने जानबूझकर उन रिश्तेदारों या परिचितों को नहीं बुलाया जिन्होंने पीठ पीछे बातें बनाई थीं, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, वे लोग खबर सुनकर खुद ही आ गए। उनमें से एक रिश्तेदार ने थोड़ा व्यंग्य से कहा, वाह राजेश, इतना बड़ा ढाबा। राखी, तुम तो बहुत तरक्की कर रही हो, घर के खाने से दुकान का खाना ज्यादा अच्छा बन गया लगता है। इस बार मेरे पति राजेश जी ने शांत और आत्मविश्वास से उनकी आंखों में देखा। उन्होंने कहा, हाँ जरूर, अब घर का खाना सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि ब्रांडेड भी हो गया है। अंदर आओ, आज खाना मेरी तरफ से। उनका आत्मविश्वास भरा जवाब सुनकर रिश्तेदार चुप हो गए। वे लोग खाना खाने बैठे और उन्हें एहसास हुआ कि हमने उनसे कोई शिकायत नहीं की, न ही उन्हें शर्मिंदा किया। हमने सिर्फ अपनी सफलता से उन्हें जवाब दे दिया था। देखते ही देखते राखी का ढाबा हाईवे पर एक जाना माना नाम बन गया। हमारी कमाई इतनी बढ़ गई कि हमने गांव में एक छोटा सा घर खरीद लिया। अब हमें किराए के मकान में नहीं रहना पड़ता था। सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब हमारी बेटी ने 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। वो अब ढाबे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी और उसका सपना था कि वो ढाबे को मैनेजमेंट के जरिए और बड़ा बनाए। हमारे बेटे की पढ़ाई भी अब बिना किसी रुकावट के चल रही थी। राजेश जी का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया था। वो अब न सिर्फ ढाबा संभालते थे बल्कि अपने जैसे अन्य छोटे विक्रेताओं को भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हमने अपनी कहानी से ये सीखा कि जब हम सही होते हैं तो हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होता है। पीठ पीछे बोलने वाले लोग अक्सर पीछे ही रह जाते हैं और जो मेहनत करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। राखी का ढाबा केवल पेट भरने की जगह नहीं था, बल्कि ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक मिसाल बन गया था। ये कहानी अब एक पूर्ण चक्र में आ चुकी है, जिसमें संघर्ष, अपमान, आत्मविश्वास की कमी और अंत में विजय शामिल है। विस्तार और सामाजिक प्रभाव। राखी का ढाबा अब हाईवे पर सिर्फ एक ढाबा नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया था। उनकी कहानी दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। 3 साल और बीत गए। बेटी पूजा शहर के कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वो वापस आई, लेकिन उसका इरादा ढाबे पर काम करने का नहीं था, बल्कि इसे एक चेन बनाने का था। उसने अपने माता पिता के सामने एक योजना रखी। पिताजी, माँ, हमारा ढाबा इतना सफल है क्योंकि यहाँ घर जैसा स्वाद और आपका प्यार भरा व्यवहार मिलता है। हम इस स्वाद और व्यवहार को एक जगह तक क्यों सीमित रखें? मैं चाहती हूँ कि हम शहर के बाहरी इलाके में, जहाँ से हाईवे शुरू होता है, राखी का ढाबा एक्सप्रेस नाम से एक छोटा आधुनिक आउटलेट खोलें। राजेश जी और राखी ने पहले संकोच किया। उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम छोटे लोग हैं बेटी, राजेश जी ने कहा, इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, जोखिम तो तब भी था जब आपने टिन का छप्पर लगाया था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। इस बार तो आपके पास अनुभव और एक सफल नाम है, और हाँ, ये ढाबा अब मेरा भी है, मैं इसे चलाने में सक्षम हूँ। बेटी के आत्मविश्वास को देखकर वे दोनों सहमत हो गए। उन्होंने दूसरा आउटलेट खोला, जिसे पूरी तरह से बेटी पूजा ने संभाला। पूजा ने ढाबे में डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट्स और स्वच्छता के आधुनिक मानकों को लागू किया। राखी का ढाबा एक्सप्रेस तुरंत हिट हो गया। यहाँ का खाना उतना ही स्वादिष्ट था, पर पैकेजिंग और व्यवस्था बेहतर थी। जल्द ही उनका नाम इतना बड़ा हो गया कि उन्हें अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ छोटे उद्यमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो राखी और राजेश जी की आंखें भर आईं। पुरस्कार स्वीकार करते समय राजेश जी ने माइक पर कहा, आज हम यहाँ खड़े हैं तो इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने पीठ पीछे हमारे बारे में बातें की थीं। अगर वे बातें न होती तो शायद हम डर कर बैठ जाते। उन्होंने हमें सिखाया कि जब दुनिया आपकी मेहनत को नहीं समझती तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। राखी ने अंत में कहा,
असली सफलता वो नहीं जो सिर्फ पैसा लाती है, बल्कि वो है जो आपको समाज के तानों का निडर होकर सामना करने की हिम्मत देती है। हमारे ढाबे का स्वाद हमारा है, पर इसकी नींव हमारा आत्मविश्वास है। उनके पुराने रिश्तेदार और पड़ोसी, जो अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, तालियां बजा रहे थे। उन सबको ये एहसास हो गया था कि उन्होंने जो अफवाहें फैलाई थीं, वे न सिर्फ झूठी थीं, बल्कि उन्होंने एक मजबूत परिवार को और भी मजबूती दी थी। राखी का ढाबा अब 2 स्थानों पर चल रहा था, और राजेश जी ने अपने बेटे को भी, जिसने 12वीं में कॉमर्स लिया था, भविष्य में बिजनेस संभालने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ये कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी कि सामाजिक डर और ईर्ष्या को अपनी मंजिल के रास्ते में कभी नहीं आने देना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको राखी जी की हिम्मत कैसी लगी। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी दूसरों को भी प्रेरित कर सके।